गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। इतिहास के विद्यार्थियों, जैसा कि हम इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे, लेखन कला और शहरी जीवन। उसके अंदर हमने जो शहरी जीवन था उसके बारे में लगभग पूरा अध्ययन कर लिया है कि मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो किस प्रकार से था, किस तरह से लोगों का जो रुझान था वो शहरों की ओर हो गया, और उसके बाद में शहरीकरण का महत्व। इस महत्व में हमने देखा श्रम विभाजन कि किस तरह से एक चीज के प्रोडक्शन के लिए, एक चीज अगर हम उत्पादित कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार का जो श्रम विभाजन है वो चाहिए, यानी किस किस व्यक्ति की हमें उसमें आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है कि मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो किस प्रकार से था। फिर उसके बाद देखा आवाजाही कि किस तरह से जो माल होता था वो दूर दराज जो देश थे, खाड़ी प्रदेश थे, तुर्की था या ईरान था, वहाँ पर कैसे जाते थे, पशुओं की सहायता से भी, लेकिन जो भारी भरकम जो सामान था वो पशुओं की सहायता से नहीं जा सकता था, इसीलिए नदी जो जलमार्ग था उसको उपयोग में लिया और जलमार्ग के द्वारा व्यापार करना प्रारंभ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण का जो महत्व था या आवाजाही का जो यातायात का एक साधन थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में मेसोपोटामिया के ऊपर पूरा फोकस है, और एक चीज, पहली चीज जो होती है उसको याद रखा जाता है या हमेशा उसके लिए पूछा जाता है। उदाहरण में दे चुका हूं, पहले प्रधानमंत्री हो या पहले राष्ट्रपति हो। तो ऐसे ही जो शहरीकरण अगर किसी की देन है तो वो किसकी देन है? मेसोपोटामिया सभ्यता की। और जो लेखन कला है वो भी किसकी देन है? मेसोपोटामिया की। अब शहरी जीवन से थोड़ा हटकर हम आते हैं लेखन कला की ओर। जो लिखने की कला है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज का जो पहला टॉपिक हमारा है वो है लेखन कला का विकास, कि किस तरह से जो लेखन कला है उसका विकास हुआ है। देखो, उसको समझने से पहले आप ये चीज समझे कि सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी समाज है उनकी अपनी अपनी एक अलग भाषा है, अपनी अपनी एक अलग भाषा है जिसमें उच्चारित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती है। मैं जो भी बोल रहा हूं, जो ध्वनि मेरे मुख से निकल रही है वो किसी ना किसी चीज का अर्थ प्रकट कर रही है। तो इसी चीज को समझाया जा रहा है। इसको क्या कहा जाता है? मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि आप सिंपल सा आप समझ लेंगे कि इस पूरी सृष्टि में प्रत्येक समाज अलग अलग भाषाओं का उपयोग करता है, और जो मेरे द्वारा जो या व्यक्तियों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति। अब इसका जो लेखन कला का विकास है वो किस तरह से हुआ? देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि लेखन कला के लिए जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो किसकी सहायता लेते थे? पट्टिकाओं। पट्टिकाएं किसकी पट्टिकाएं थी? मिट्टी की पट्टिकाएं थी। और जब यहां पर खुदाई की गई तो सैकड़ों जो मिट्टी की पट्टिकाएं थी अलग अलग आकार की वो यहां पर मिली है। तो लगभग ये कहा जाता है कि 3200 ईसा पूर्व जो पहली पट्टिका थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि कब? 3200 ईसा पूर्व जो पहली पट्टिका थी वो पाई गई थी। और अब जानने का प्रयास करेंगे कि लेखन की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसी क्या वजह थी कि इतने समय तो आवश्यकता हुई नहीं और उसके बाद में लिखने की कला की आवश्यकता हो गई। तो लिखने की कला की आवश्यकता थी हिसाब का लिखा जाना। सीधी सी बात है, लेखन कला की आवश्यकता क्या थी कि जो भी हिसाब है उसको क्या करना है, जो भी लेन देन है उसको लिखित रूप से लिखना ताकि भूल नहीं जाए। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, वो हर प्रकार के हिसाब को एक डायरी में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्या कारण है लिखने का? ताकि लंबे समय तक वो चीज हमें
याद रहे, हम उसको याद रख सकें। दिमाग में आप कोई चीज़ को, हिसाब को लेके नहीं बैठ सकते। हिसाब ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक याद रख सकता है कोई व्यक्ति? ज़्यादा समय तक हिसाब याद नहीं रख सकता। इसीलिए ये एक आवश्यकता महसूस हुई कि हम एक ऐसी प्रणाली काम में लेवें जिससे हम इस चीज़ का लिखित रूप दे सकें और वो लिखित रूप में हमें हमेशा याद रहेगी। आप अपने घर में अगर हर प्रकार का हिसाब लिख के रखते हैं तो आज से बहुत से साल पहले भी आपको वो हिसाब मिल जाएगा। वैसे अगर आप दिमाग में रखेंगे तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, लेकिन आप हिसाब लिख के रख दीजिए कागज़ में, 10 साल बाद में भी आप उस चीज़ को देखेंगे तो वो वैसा वैसा रहेगा, याद रहेगा कि हाँ ये हिसाब उस समय का किया हुआ है। तो ये एक आवश्यकता ऐसी महसूस हुई कि हमें अब जो हिसाब होता है लेन देन का, व्यापार प्रारंभ हो चुका था, कोई भी चीज़ का लेन देन करना प्रारंभ हो चुका था, मुद्राएं का जो प्रचलन था वो हो चुका था। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या सोचा कि अब हमें जो भी हिसाब रखना है वो दिमागी याद नहीं रखना है, अब हमें उस चीज़ को क्या करना है, लिख कर रखना है, ताकि वो हिसाब बराबर चलता रहे। और जैसे ही क्या होता था, जैसे कोई हिसाब लिख दिया, अब कोई हिसाब लिख दिया तो वो हिसाब जैसे क्लियर हो गया तो उस पट्टिका को तोड़ दिया जाता था। ये नियम था। वैसे अपने है, जैसे कोई भी पैसा आपने लिए दिया है, लिख दिया और जैसे आपने जमा करा दिया तो उसको क्या कर देते हैं, काट के, हाँ जमा हो गया। तो देखो उस समय इतने हजारों साल पहले भी वो लोग इतने क्रिएटिव थे, इतने दिमाग उनके अंदर था, इतने समझदार थे कि जैसे ही कोई चीज हिसाब क्लियर होती थी तो वो उस पट्टिका को क्या कर देते थे, तोड़ देते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे और फिर से नया कोई हिसाब लिख देते थे। तो हर कलम के लिए, हर हिसाब के लिए उन्हें एक अलग से पट्टिका बनानी होती थी। यानी कहने का मतलब एक पट्टिका के ऊपर केवल एक हिसाब होता था। फिर वो हिसाब क्लियर हो गया और दूसरा हिसाब बनाना है तो फिर उसके लिए अलग से पट्टिका बना दी होती थी। यानी एक पट्टी के ऊपर केवल एक हिसाब ही होता था। ये सारी चीजें हमें कब पता चली पहली पट्टिका के बारे में? 3200 ईसा पूर्व। यानी कहने का मतलब, और यही मेरे को पता लगा, हमने पता लगा लिया कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हिसाब का, लेन देन का जो हिसाब है वो स्थायी रूप से रखने के लिए लेखन कला की हमें आवश्यकता हुई। और पहले जो लेखन कला का होता था वो होता था किलाक्षर चिन्ह। किलाक्षर जो चिन्ह होते थे उनके द्वारा ये लेखन कला होती थी। कॉनिफी फॉर्म, ठीक है, समझ लीजिए आप, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये क्या कहलाती थी? कीलाक्षर चिन्ह, इसको क्यूनिफॉर्म कहते थे, ठीक है। इससे ये चीजें लिखी जाती थी, कीलाक्षर चिन्ह, ठीक है। और ये भाषा तो थी नहीं वहां पर, भाई कोई हमने ABCD लिख दी या हिंदी में कुछ लिख दिया। वहां पर जो भाषा होती थी वो किसके द्वारा होती थी? चिन्ह के द्वारा। कि कोई भी चिन्ह है, जैसे ये पेन है, इस प्रकार का कोई भी चिन्ह अगर है तो वो किसी न किसी शब्द को दर्शा रहा है उस समय। तो वहां पर चिन्हों के द्वारा भाषा को समझा जाता था। और किससे लिखा जाता था? कीलाक्षर चिन्ह के द्वारा उनको दर्शाया जाता था, ठीक है। क्यूनिफॉर्म, ध्यान से देखिए, ये जो है वो लातिन भाषा का शब्द है, लातिन भाषा, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, क्यूनियस, क्यूनियस, ठीक है। यानी कि क्यूनिफॉर्म जो है वो लातिन भाषा का शब्द है और ये जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है क्यूनियस। क्यूनियस का मतलब होता है अपने घर में जो खूंटी होती है ना, वो क्यूनियस बोले तो खूंटी, क्यूनियस खूंटी, ठीक है। और दूसरा है फॉर्मा। फॉर्मा इसका मतलब होता है आकार, ठीक है। ये चीजें हो गई कीलाक्षर यानी खूंटी और आकार, ये चीजें होगी क्यूनिफॉर्म कीलाक्षर चिन्ह के बारे में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कीलाक्षर क्यूनिफॉर्म से क्या तात्पर्य है या कीलाक्षर चिन्ह से क्या तात्पर्य। तो आप ये कहेंगे कि कीलाक्षर चिन्ह क्यूनिफॉर्म यानी लातिन भाषा के शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ होता है क्यूनियस तो होता है खूंटी और फॉर्मा का मतलब आकार। तो ये चीज हमने देख ली। और फिर ये क्या करते थे, जो मिट्टी होती थी उसकी पट्टिका बनाते थे, गीली मिट्टी की पट्टिका बनाते थे,
चिकनी मिट्टी जो होती थी, ताकि चिकनी मिट्टी पे जल्दी से बिखरे नहीं मिट्टी। जैसे आप खुमार को देखते हैं, खुमार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो हर किसी मिट्टी से थोड़ी बर्तन बना सकता है। चिकनी मिट्टी जो बर्तन को मजबूती दे, अधिक समय तक टिकी रहे, तो वो भी उस समय क्या करते थे, ऐसी मिट्टी का उपयोग करते थे जो चिकनी मिट्टी होती थी, और उन मिट्टी से क्या बनाते थे, पट्टिका बनाते थे। और सूखने से पहले उस पट्टिका के ऊपर वो अपना हिसाब या कोई भी चीज लिखनी है वो लिख देते थे। क्यों? क्योंकि सूखने के बाद में चीज चलेगी नहीं। और लिखते कैसे थे? सरकंडे की तिल्ली होती थी, या तो कील नुमी कोई चीज होगी, या फिर सरकंडे की जो तिल्ली होती थी उसकी तिल्ली की सहायता से उन पट्टिकाओं के ऊपर हिसाब किताब लिखा जाता था। और फिर सूखा दिया जाता था, भाई गीली तख्ती के ऊपर लिख दिया, गीली पट्टी के ऊपर लिख दिया, और फिर उसको मैंने क्या कर दिया, सूखा दिया। सूखने के बाद में वो अब सही हो गई, अब उसको रख दिया, वो हिसाब अपना हो गया। और जैसे वो हिसाब का लेन देन क्लियर हो जाता था, तो वो इस पट्टिका को क्या कर देते थे, तोड़ देते थे, उसको नुकसान कर देते थे। ठीक है, कहने का मतलब जिस प्रकार से खुमार मिट्टी के बर्तन बनाता है, किस तरह से मिट्टी की लुगदी बनाता है, फिर गोल बना देता है, फिर उसको नए नए बर्तन के रूप में आकार देता है, फिर उसको क्या करता है, धूप में सुखाता है। तो यही प्रोसेस मेसोपोटामिया के लोग करते थे। जो पट्टिकाएं होती थी, पट्टिका बना दी, गीली पट्टिका, उसके ऊपर लिख दिया, फिर उसको आराम से धूप में काफी समय तक सुखाते थे, ताकि जो लिखावट है वो सही ढंग से उसके ऊपर छप जाए, वो टूटे भी नहीं। और चिकनी मिट्टी को काम में लेते थे ताकि वो टूट नहीं जाए। तो ये उनकी जो एक पट्टिका के बारे में और जो लेखन कला के बारे में है, उसके बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, और वो चीज मैंने बता दी कि जैसे कोई चीज बन गई, लिख दी, कर दी और हिसाब हो गया, तो तुरंत उस पट्टिका को क्या कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, उस पट्टिका को तोड़ दिया जाता था। ठीक है, और अलग हिसाब के लिए, हर हिसाब के लिए अलग अलग पट्टी होती थी। ये समझने की चीज है। ठीक है, कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ। ठीक है, और जो उस समय जो पुरानी भाषा थी वो क्या थी, सुमेरियन, वो मैंने बता दिया था आपको कि सुमेरियन भाषा थी। ठीक है, लेकिन सुमेरियन भाषा के बाद में लगभग 2400 ईसा पूर्व इस सुमेरियन भाषा ने बदलकर किसका स्थान ले लिया, अक्कदी भाषा। क्योंकि सुमेर और अक्कदी है ना, मैंने बताया था, आके बस गए थे लोग। तो सुमेरियन जो भाषा थी, उस भाषा का स्थान किसने ले लिया, अक्कदी भाषा ने। और वही भाषा वहां पर फिर बाद में प्रचलन में आ गई। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगला जो टॉपिक है वो है लेखन प्रणाली। बिल्कुल कोई ज्यादा नहीं, इसमें कोई चीज समझने की आवश्यकता नहीं है कि लेखन प्रणाली किस प्रकार की होती थी, किस प्रकार से लिखा जाता था। और एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेसोपोटामिया में जो लेखन प्रणाली थी वो शब्दों की नहीं थी, चिन्ह की थी। चिन्ह कि एक चिन्ह किसी शब्द को प्रदर्शित करता था। और लगभग लेखन प्रणाली में देखा गया है कि लगभग इनके जो संख्या थी शब्दों की, वो थी चिन्हों की 5000 से अधिक संख्या, 5000 से अधिक संख्या। ठीक है, और जब यहां पर खुदाई की गई थी ना, तो सैकड़ों पट्टिकाएं मिली थी जिसके ऊपर अलग अलग चीजें दर्शाई गई है। किसके द्वारा, चिन्हों के द्वारा। ठीक है, और लेखन प्रणाली कैसे होती थी मैंने बता दिया, चिन्ह के द्वारा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि चिन्ह कैसे होते थे। जैसे एक शब्द इंग्लिश का लीजिए, जैसे आई एम कमिंग, 3 शब्द है, ये अपना शब्द है अभी इंग्लिश का कि आई एम कमिंग। अब उस समय जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लेखन प्रणाली का कौन से चिन्ह किसके लिए काम करते थे, तो किस प्रकार से देखो हम आकलन लगा सकते हैं, यहां देख सकते हैं कि हो सकता है कि इसके लिए इस प्रकार का शब्द काम में लिया गया हो। ठीक है, जैसे ये चिन्ह बना दिया तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आई को, ऐसे। ठीक है, और जैसे एम के लिए बना दिया, ये इस प्रकार से चित्र बना दिया, ये एम को तो प्रदर्शित कर रहा है, ये लो। ठीक है, और कमिंग के लिए जैसे बना दिया होगा ऐसे ऐसे करके, ये लो। तो ये शब्द हैं और ये चिन्ह है, तो इसका मतलब आई एम और कमिंग ये लिख दिया तो वो क्या समझ जाते थे, आई एम कमिंग। तो एक उदाहरण दिया है मैंने कि किस प्रकार से चिन्ह किस शब्दों को प्रदर्शित करते होंगे, संभवतः प्रदर्शित करते होंगे। तो ये थी यहाँ की लेखन प्रणाली। अब उसके बाद में आ जाता है आपके साक्षरता। छोटे छोटे टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। साक्षरता,
एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी पेचीदा थे ये जो शब्द थे या यहाँ की जो भाषा थी वो काफ़ी कठिन थी, पेचीदा थी, और यहाँ की जो साक्षरता थी वो कम थी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ की जो कठिन शब्द थे या पेचीदा शब्द थे या चिन्ह थे उनको समझने में समर्थ नहीं थे, इसीलिए साक्षरता का स्तर यहाँ पर क्या था? कम था। ठीक है, ये चीज़ साक्षरता हो गई भाई। लेखन कला का विकास हमने देख लिया, उसके बाद में लेखन प्रणाली हमने देख ली, साक्षरता देख ली, कम पढ़े लिखे लोग थे, साक्षरता का अभाव था, जो चिन्ह थे या शब्द थे वो काफ़ी कठिन या पेचीदा थे जिनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब उसके बाद में आता है लेखन का प्रयोग। लेखन का प्रयोग, ये लास्ट टॉपिक है लेखन कला का। ठीक है, लेखन का प्रयोग किस प्रकार से? अब ये कहानी बनती है यहाँ पर कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग किसने किया होगा या किस प्रकार से सामने आया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक छोटी सी कहानी आपकी किताब में है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं जल्दी से उस कहानी को बता देता हूँ कि एनमरकर, एक एनमरकर नामक व्यक्ति था जो राजा था। कहाँ का? उरुक का। उरुक का राजा था। क्या? एनमरकर। तो ये क्या, इसने क्या सोचा कि मेरे जो मंदिर है या जो भी पूजा का स्थल था उस समय, तो उसने ये सोचा कि मैं इसको और ज़्यादा डेवलप करना चाहता हूँ, इसकी मंदिर की या इस जगह की साज सज्जा करना चाहता हूँ। इसलिए उसने एक दूत को कहा कि आप पड़ोसी देश में जाइए और वहाँ जाकर लाजवर्द का पत्थर लेकर आइए। लाजवर्द का पत्थर और रत्न पड़ोसी देश में आप जाइए और वहाँ पर क्या कीजिए, आप लाजवर्द का पत्थर लेके आइए और वहाँ पर जो नगीने और जो रत्न है जिनसे सजावट का कार्य होता है वो आप अपने वहाँ पड़ोसी देश में जाकर लेकर आइए। तो उस दूत को भेज दिया, यह आ गया दूत। ठीक है, और दूत को कहाँ भेज दिया? अरट्टा एक जगह है, पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश का मतलब बहुत दूर था, जैसे हम कहते हैं ना 7 समंदर पार, वैसे दूरी थी। यहाँ पर काफ़ी पर्वतमालाएं छड़ कर गए, 5-6 पर्वतमालाएं छड़ गई, फिर नदियाँ आ गई, फिर 5-6 पर्वतमालाएं छड़ गई, फिर नदियाँ आ गई, फिर मैदान आ गया। तो काफ़ी दूर जाना पड़ा था उस दूत को, किस चीज़ के लिए? लाजवर्द के पत्थर के लिए और रत्न और जो नगीने थे उसके लिए। राजा ने आदेश दिया था तो दूत को मानना जरूरी था। राजा का जो आदेश था वो सर्वमान्य था, तो दूत को जाना ही जाना था। तो एनमरकर ने अपने दूत को कहाँ भेज दिया? अरट्टा। क्या लेने के लिए? लाजवर्द का पत्थर, ताकि वो उस जिस जगह के लिए मंगाया गया था उसको सजा सके, अच्छे ढंग उसको अच्छा रूप दे सके। तो काफ़ी दूर की यात्रा तय की उस दूत ने, पहाड़ क्रॉस किए, नदियाँ, फिर मैदान, फिर पहाड़, काफ़ी दूरी तय करने के बाद में वो कहाँ पहुँच गया? अरट्टा। और अरट्टा के राजा को क्या कहा भाषा में या संकेत की भाषा में कहा होगा कि राजा ने ऐसा हमारे राजा ने एनमरकर ने ये चीज़ें मंगाई है। तो उसने क्या किया? अरट्टा के राजा ने उसको मना कर दिया। तो फिर वो वापस आ गया। वापस आया तो फिर राजा ने पत्ते के ऊपर लिख के भेजा कि भाई ये चीज़ें चिन्ह के द्वारा लिख के भेजा। फिर उसने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो दूत भी शब्दों को समझ नहीं पाया, कहने वाली चीज़ों को समझ नहीं पाया, और शब्दों को क्या कर दिया उसने? घालमेल कर दिया। तो इधर राजा गुस्सा हो रहा है एनमरकर, उधर अरट्टा का राजा गुस्सा हो रहा है कि कहना क्या चाहते हैं, लेना क्या चाहते हैं। वो मना कर रहा है, वो फिर उसको वापस भेज रहा है। तो ये कहानी चलती रही। फिर उसने बाद में पट्टिका के ऊपर लिखकर भेजा, पहली बार लिखकर भेजा पट्टिका के ऊपर राजा ने कि ये लिखी हुई चीज़ है, ये चिन्ह के द्वारा है, आप उस राजा को देखो। तो वो समझ नहीं पाया, उस चीज़ को समझ नहीं पाया, तो फिर से वही गतिरोध प्रारंभ हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से हमने एक ही चीज़ जानने का प्रयास किया है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले लेखन का अगर पता लगता है कि लेखन कार्य किसने प्रारंभ किया, तो वो किसने किया? एनमरकर, यानी राजा ने। यानी लेखन कला का जो विकास हुआ और लेखन का पहला उदाहरण अगर मिलता है तो वो किससे मिलता है? राजा से। हो सकता है कि जो कहानी मैंने आपको बताई है या जो किताब में है वो सच नहीं हो, एक समझाने के माध्यम से हो कि किस प्रकार से लेखन का विकास हुआ। पहले मैं मुख्य द्वारा बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया, आप वहाँ जाकर बोल दीजिए।
वो समझ नहीं पाए, मना कर दिया, वो वापस आए, फिर उस चीज़ को समझ नहीं पाए, उसने क्या कहा, तो फिर उसने क्या किया, उस चीज़ को लिख कर भेजा। तो लिखने की जो कला का विकास सबसे पहले किया वो किसने किया, राजा ने किया। तो ये हो गया आपकी जो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी उसके बारे में कंप्लीट। तो मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन है और जो लेखन कला का विकास है वो कंप्लीट यहाँ पर आपके हो चुका है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या अध्ययन किया, दोबारा से रिपीट कर लीजिए आप। लेखन कला का विकास, कि किस तरह से लेखन कला का विकास हुआ, इसकी जरूरत क्यों रही और किस तरह से पट्टिकाओं का निर्माण किया जाता था, उसके ऊपर क्यों लिखने की आवश्यकता हुई, क्यों लिखा जाता था और फिर उसको क्यों तोड़ दिया जाता था। उसके बाद में पट्टिकाओं पर किन चिन्हों से लिखा जाता था, किलाक्षर चिन्हों से लिखा जाता था, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म के बारे में हमने देख लिया, क्यूनियस और फॉर्मा, खूंटी और आकार। सुमेरियन भाषा थी, बदलकर 2400 ईसा पूर्व कौन सी हो गई, अक्कदी भाषा। लेखन प्रणाली लगभग 5000 जो से अधिक जो है संख्याएं थी, और मैंने चिन्ह के बारे में बता दिया कि कौन से चिन्ह संभव थे वो किस शब्द के लिए काम में लेते थे, ठीक है। उसके बाद में साक्षरता देख ली, छोटा सा साक्षरता कम थी, बस ये समझना है। और उसके बाद में लेखन का प्रयोग, की सबसे पहले लेखन का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, उसके लिए मैंने आपको ये कहानी बता दी है, किसकी, एनमरकर की। एनमरकर ने दूत को भेजा, अरट्टा चला गया, काफ़ी दूरी यात्रा की, फिर वो अरट्टा के राजा ने मना कर दिया, फिर इसने पत्ते के ऊपर लिख के भेजा, फिर वो समझ नहीं पाया, फिर मिट्टी की पट्टिका के ऊपर लिख कर भेजा। तो जिससे पता लगता है कि पहली बार लेखन प्रणाली का, अगर लेखन प्रणाली का विकास या प्रयोग किया गया मेसोपोटामिया में, तो वो किसने किया, राजा ने किया। थैंक यू।